है गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सैंडमैन एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे सैंडमैन बैकग्राउंड में कहते हैं कहानी की शुरुआत होती है जागते संसार से, जिसे इंसान असली दुनिया मानता है। जैसे कि सपनों का कोई असर ही नहीं पड़ता है, लेकिन एक दूसरी दुनिया भी है जो इंतजार कर रही है कि कब ये आंखें बंद करे और नई सपनों की दुनिया में जाए। और इन सपनों की दुनिया का मैं राजा हूँ, द किंग ऑफ ड्रीम्स। जब भी ये जागती दुनिया तुम्हें थका हारा छोड़ देती है तो तुम्हारी नींद तुम्हें यहाँ ले आती है, जहाँ पे तुम अपनी आज़ादी और एडवेंचर को जी सको। और तुम जितने भी डर का सामना करते हो, उन सब डरों पे मेरा बस है और मैं उन्हें कंट्रोल करता हूँ। सैंडमैन कहता है कि अब शायद तक मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि मैं नाइटमेयर के राजा कॉरिंथियन से लड़ने जाने वाला हूँ। सैंडमैन की लाइब्रेरियन कहती है कि आप सपनों के राजा है, पर नाइटमेयर की दुनिया में आपकी शक्ति बहुत कम पड़ सकती है। अब हम देखते हैं 1916 में, जहाँ पे हमें इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है। हम डॉक्टर जॉन हाथवे को देखते हैं, जो कि लॉड्रिक बर्गस से मिलने के लिए जाते हैं। लॉड्रिक का बेटा डॉक्टर हाथवे को अपने कमरे में ले जाता है। लॉड्रिक हाथवे से पूछने लगता है कि अब आपको मेरी बातों पर विश्वास है ना। हाथवे बोलते हैं कि हाँ, मुझे आपकी बात पर विश्वास है, क्योंकि आज सुबह मुझे एक टेलीग्राम मिला जिसमें मुझे पता चला कि मेरा बेटा मर चुका है। और वहीं पे रॉड्रिक हाथवे को बताता है कि उसका बड़ा बेटा भी कुछ दिन पहले मर गया है। और फिर रॉड्रिक हाथवे को एक जादुई किताब उन्हें देने के लिए कहते हैं। रॉड्रिक कहता है कि इस किताब में लिखा है कि कैसे एंजल ऑफ डेथ को काबू किया जाता है, और रॉड्रिक इस किताब की मदद से मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। रॉड्रिक की बातों पर डॉक्टर को विश्वास नहीं होता है। तभी रॉड्रिक उन्हें कहता है कि इसकी मदद से हमारे बच्चे हमें वापस मिल जाएंगे, और वो एक तहखाने में रिचुअल्स करने चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सैंडमैन कोरिएंथर से लड़ रहा होता है और उसे हरा ही चुका होता है। तभी उसकी शक्ति अचानक कम होने लगती है और वो वहां से रेत बन के गायब हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ रॉड्रिक अपना जादू टोना कर ही रहा होता है कि तभी वहां पे उसके जादू टोने की वजह से सैंडमैन पहुंच जाता है, और वो एकदम असहाय और कमजोर होता है, और उसकी जादू टोने की शक्ति की वजह से वो एक जगह पे कैद हो जाता है। अब सैंडमैन चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। फिर सैंडमैन के सारे सामान जो होते हैं, रूबी, रेत और उसका हेलमेट, रॉड्रिक छीन लेता है, और रॉड्रिक सैंडमैन को वहीं कैद छोड़कर बाहर चले जाता है। इस इंसिडेंस के बाद सैंडमैन कहने लगता है कि रॉड्रिक की वजह से मैंने अपनी शक्ति खो दी, पर ऐसा करने के बाद इस दुनिया के बहुत सारे लोगों के साथ काफी बुरा होने वाला है। अब हम देखते हैं काफी शहरों में बच्चे बूढ़े नींद से जाग ही नहीं रहे हैं। लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार बन चुके हैं। उसके बाद रॉड्रिक से मिलने के लिए कॉरिंथियन उसके घर पहुंचता है और उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुमने उस जादुई किताब का इस्तेमाल करके अनंत जीवी को कैद करके रख लिया है, पर लेकिन तुमने जिसे कैद किया है वो इकलौता अनंत जीवी नहीं है, बल्कि उसका पूरा परिवार अनंत जीवी है। कॉरिंथियन उसे बताता है कि तुमने जिसे किडनैप किया है वो सपनों का राजा सैंडमैन है, और उसकी चीजों का इस्तेमाल करके तुम किसी पर भी काबू पा सकते हो और अपनी उम्र कम कर सकते हो। और कॉरिंथियन रॉड्रिक को बहुत सारे टिप्स भी देता है जिससे सैंडमैन उसके पिंजरे से कभी आजाद ना हो पाए। और वो उसे ये भी बताता है कि यहाँ पे जो तुम उड़ता हुआ कौवा देख रहे हो, ये साधारण कौवा नहीं बल्कि एक रेवन है, जो कि किंग ऑफ ड्रीम्स के साथ हमेशा रहता है। और वो उसे ये भी बताता है कि तुम में से कोई भी सैंडमैन के सामने सो मत जाना, नहीं तो वो तुम्हारे ड्रीम से निकलकर उस पिंजरे से बाहर आ जाएगा। इसलिए रॉड्रिक अपने सारे गार्ड्स को नींद ना आने की दवा देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रॉड्रिक सैंडमैन से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किंग ऑफ ड्रीम्स हो, पर मैं तुम्हें कैद करना नहीं चाहता था, बल्कि मैं एंजल ऑफ डेथ को कैद करना चाहता था, जिससे मैं अपने बेटे को वापस ला सकूं। रॉड्रिक सैंडमैन से कहता है अगर तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर सैंडमैन कुछ नहीं कहता है और शांति से चुपचाप वहीं पड़ा रहता है। पर सैंडमैन की चुप्पी के कारण रॉड्रिक उससे बोलता है कि अगर तुमने मेरी विश पूरी नहीं की तो मैं तुम्हारी चीजों का गलत इस्तेमाल करूंगा और इसके जिम्मेदार तुम होगे। और वो उस कमरे से बाहर चले जाता है। वहीं पे एलेक्स सैंडमैन को देखकर डरने लगता है और काफी दिन बीत जाते हैं। इस बीच में सैंडमैन हमें बताता है कि हर दिन रॉड्रिक उससे कई वरदान मांगता था, पर ना तो मैं उसे ये वरदान दे सकता था और ना ही एक इंसान के पास ये वरदान होने चाहिए। और ऐसे ही करते करते में काफी साल बीत जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सैंडमैन के चीजों का गलत इस्तेमाल करके रॉड्रिक एक बड़ा आदमी बन चुका था और उसका बेटा भी काफी बड़ा हो गया था। वहीं हम देखते हैं कि सैंडमैन के गार्ड्स कुछ देर के लिए बाहर गए हुए थे, तो सैंडमैन की निगरानी रखने के लिए एलेक्स को बोला जाता है, और एलेक्स वहाँ पे सैंडमैन से बात करने की कोशिश करता है और बोलता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें इस पिंजरे में कभी कैद रहने नहीं देता। तभी वहाँ पे रॉड्रिक आ जाता है
रॉड्रिक अपने बेटे की सारी बातें सुन लेता है और उसे मारते मारते घर से बाहर ले जाता है। वो अपने बेटे पर काफी गुस्सा था और उसे कहता है कि अगर तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम उसके साइड नहीं बल्कि मेरे साइड हो तो ये उड़ते हुए रेवन को तुम मार दो। और तभी फिर हम देखते हैं कि रेवन चुपचाप लोगों की नजरों से बचते हुए सैंडमैन के पास पहुंच ही गया होता है। तभी एलेक्स उसे मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में ईथल अपने कमरे की चीजें तोड़ने लगती है और ईथल एलेक्स को बताती है कि वो मां बनने वाली है, लेकिन रॉड्रिक उसके बच्चे को मारना चाहता है क्योंकि ये बच्चा उसका था। और कुछ देर बाद ईथल रॉड्रिक को छोड़कर भाग जाती है और साथ ही साथ उसके वो सामान भी ले जाती है जो रॉड्रिक ने सैंडमैन से चुराए थे। फिर हम देखते हैं रॉड्रिक सैंडमैन के पास जाता है और उसे ये सारी बातें बता देता है और कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और इसके बदले तुम्हें मुझे बहुत सारे पैसे और अमृत तो देना पड़ेगा। और अभी भी सैंडमैन चुप ही रहता है और तभी गुस्से में रॉड्रिक कांच तोड़ने लगता है और एलेक्स रॉड्रिक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रॉड्रिक एलेक्स को कहता है कि मेरा बड़ा बेटा तुझसे अच्छा था और अगर वो यहाँ होता मेरी जरूर मदद करता। और एलेक्स उससे कहता है कि अगर तुम्हारा बड़ा बेटा यहाँ होता तो तुमसे उतनी नफरत करता जितनी मैं करता हूँ। एलेक्स रॉड्रिक को अपने पास से दूर ढकेलता है जिसकी वजह से रॉड्रिक का सिर फट जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है 9 महीने बाद, जहाँ पे ईथल एक बेटे को जन्म देती है और वो उसका नाम जॉनी रखती है। ईथल जॉनी को बताती है कि उसकी काफी सारे सपने हैं और वो उसे पूरा करना चाहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स अपने दोस्त के साथ सैंडमैन के पास आता है और कहता है कि अगर सैंडमैन उसे कुछ नहीं करे तो हम उसे छोड़ देंगे और उसकी आजादी उसको दे देंगे। सैंडमैन अब भी चुप होता है क्योंकि उसे एलेक्स पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं और एलेक्स बहुत बूढ़ा हो जाता है और वो आज भी सैंडमैन को समझाने के लिए कोशिश कर रहा होता है, पर फिर भी सैंडमैन को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब एलेक्स कहता है कि अब दोबारा वो सैंडमैन को समझाने के लिए नहीं आएगा और वो कमरे से बाहर जा ही रहा होता है कि उसकी व्हील चेयर से वहाँ पे सर्कुलर ट्रैप का कुछ हिस्सा मिट जाता है। और तभी रात के समय वहाँ पे एक गार्ड बात करते करते सो जाता है और उसकी मदद से सैंडमैन बाहर आ जाता है और सैंडमैन सभी गार्ड को बेहोश करके अपनी दुनिया की तरफ चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सैंडमैन एलेक्स के सपने में चले जाता है और उसे पूरी जिंदगी ना उठने का श्राप देता है। दूसरी तरफ कोरिंथियन को पता चल जाता है कि सैंडमैन आजाद हो चुका है और इस बात को सुनकर कोरिंथियन डर जाता है। अब हम देखते हैं कि सैंडमैन अपनी दुनिया के बिल्कुल सामने खड़ा था। फिर वहीं पे सैंडमैन की लाइब्रेरियन आती है जिसका नाम लूसियन होता है। अब सैंडमैन अपनी दुनिया का दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि लूसियन उसे बताती है अब आपकी दुनिया वैसी नहीं रही जैसी आप छोड़ के गए थे। सैंडमैन देखता है कि उसकी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। लूसियन बताती है कि जैसे आप गायब हो गए थे महल के काफी लोग महल छोड़कर चले गए थे और इस बात से सैंडमैन को काफी बुरा लगता है और वो लूसियन से कहता है कि मैं दोबारा अपना दुनिया बनाऊंगा और इस दुनिया के सारे लोग वापस लौट आएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सैंडमैन एपिसोड 2। तो एपिसोड की शुरुआत में हम सैंडमैन को देखते हैं जो अपने महल में जाता है। अब लूसियन उसे बताती है कि आपके जाने के बाद सब कोई एक एक करके महल छोड़कर चले गए। इस पर सैंडमैन पूछता है पर अब तक तुम यहाँ पर क्यों हो। लूसियन उससे कहती है मेरे मालिक मुझे पता था कि एक दिन आप जरूर आएंगे। फिर सैंडमैन अपने जादू से महल को फिर से ठीक करने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि इतने साल कैद में रहने की वजह से और उसके यंत्र उसके पास ना होने की वजह से वो कमजोर हो चुका था। लूसियन उसे आराम करने के लिए कहती है। इस पर सैंडमैन उसे बोलता है कि उसकी कीमती चीजें उससे दूर हो चुकी है और उनके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम इथेल को देखते हैं न्यूयॉर्क में, जहाँ पे कोरिंथियन इथेल के पास आता है और सैंडमैन की वो चीजें उससे मांगता है जो इथेल ने चुराई होती है। उधर दूसरी तरफ सैंडमैन लूसियन से कहता है मुझे मेरी चीजें वापस पाने के लिए त्रिदेवियों की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन लूसियन बोलती है कि तुम्हें अपने भाइयों की मदद लेनी चाहिए। त्रिदेवियों से मदद प्राप्त करने के लिए तुम्हें उन्हें कुछ न कुछ भेंट चढ़ाना पड़ेगा पर तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है। सैंडमैन बोलता है कि मैं अपने भाइयों से मदद नहीं ले सकता क्योंकि मेरे भाइयों को पता था कि मुझे मैगस ने कैद कर लिया, फिर भी वो मुझे छुड़ाने नहीं आए। फिर सैंडमैन अपनी कुछ शक्तियों को वापस लाने के लिए एबल और कैन से मिलता है। कुछ साल पहले सैंडमैन ने इनको एक ग्रेगरी नाम का डायनासोर दिया था जो अब सैंडमैन को वापस चाहिए था क्योंकि उसकी रचना खुद सैंडमैन नहीं की थी। पर एबल और कैन ग्रेगरी को सैंडमैन को देने से मना कर देते हैं क्योंकि अब वो उनका बहुत प्यारा फैमिली का सदस्य बन चुका था और वो उसे देना नहीं चाहते थे। पर सैंडमैन उन्हें बोलता है कि मैं ये तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। तब वो लोग उससे बोलते हैं कि जब हमें तुम्हारी जरूरत थी
तब तुम कहाँ थे? और वो उन्हें बोलते हैं, लॉर्ड मॉर्फियस, आपके बिना वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स अधूरा पड़ गया है। तब हमें पता चलता है कि सैंडमैन का नाम मॉर्फियस भी है और सब उसे मॉर्फियस कहकर बुलाते हैं। फिर सैंडमैन ग्रेगरी से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो ग्रेगरी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सैंडमैन ग्रेगरी को अपने अंदर समाकर वहाँ से चले जाता है। एबल मॉर्फियस को शुभकामनाएं देता है, लेकिन कैन उससे थोड़ा गुस्सा होता है और वो गुस्से की वजह से उसे मार देता है। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब भी कैन गुस्सा होता है वो हमेशा एबल को मार देता है और एबल दोबारा जिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ हम कोरिंथियन को देखते हैं जो अभी भी ईथल से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि सैंडमैन ने ही मुझे बनाया है, तुम उन यंत्रों का इस्तेमाल करके सैंडमैन को खत्म कर सकती हो। ईथल बोलती है कि वो यंत्र उसके पास नहीं है, लेकिन कोरिंथियन को ईथल की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इधर मॉर्फियस एक रेत को समुद्र में डालता है ताकि वो आम लोगों के सपने में जाकर कुछ चीजें चुरा सके और उन चीजों को वो त्रिदेवियों को देने वाली भेंट की तरह इस्तेमाल कर सके और उन्हें उनमें से एक तोहफा देकर अपने 3 सवालों का जवाब पा लेता है, जिनमें उसका पहला सवाल था कि मेरी रेत कहाँ है। तो उसे जवाब में मिलता है कि तुम्हारी रेत लंदन में बेच दी गई है। उसका दूसरा सवाल ये था कि मेरा हेलमेट किसके पास है। तो उसे जवाब मिलता है कि तुम्हारा हेलमेट नर्क में है और उसे भी एक दानव को बेच दिया गया था। मॉर्फियस का तीसरा सवाल होता है कि मेरी रूबी कहाँ है। तो उसे पता चलता है कि उसकी रूबी एक माँ ने अपने बेटे को दे दी है। इन सवालों का जवाब देने के बाद ये देवियां वहां से चले जाती है। तभी लूसियन पूछती है कि आपने ये एक तोहफा उन्हें क्यों नहीं दिया। मॉर्फियस बताता है कि यह तोहफा त्रिदेवियों के नहीं बल्कि एबल और कैन के लिए है। फिर मॉर्फियस अपने जादू से वो अंडा एबल और कैन के पास रख देता है। उधर एबल कोरिंथियन को बोलती है कि उसने रेत की पोटली और हेलमेट को तो बेच दिया है, पर उसकी रूबी उसके बेटे जॉनी के पास है। पर बोलती है कि उस रूबी की मदद से उनके सपने तो पूरे हो गए पर उसके बेटे की मौत हो गई। पर कोरिंथियन इन बातों पे अभी भी यकीन नहीं कर रहा होता है। कोरिंथियन ईथल को मारने की धमकी देता है। ईथल कोरिंथियन को बोलती है कि ना तो उसे रवि की जरूरत है, ना ही कभी थी, क्योंकि उसके पास उसकी खुद की रूबी होती है जो कि एक जादू टोने वाली होती है, जिसे उसने सैंडमैन के सामानों के बदले लिया था। और जैसे ही कोरिंथियन ईथल के पास आता है, उसकी रूबी कोरिंथियन को गायब करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे कोरिंथियन गायब होकर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ एबल वो डायनासोर का अंडा जो कि मॉर्फियस ने उन्हें दिया था, वो अपने बड़े भाई को दिखाने के लिए लाता है। पहले तो कैन उस अंडे को लेने के लिए मना कर देता है, बाद में कैन इस अंडे से खुश हो जाता है। कैन इस छोटे से डायनासोर का नाम गोल्डी रखता है। फिर हम ईथल को देखते हैं जो एक टाइट सिक्योर बिल्डिंग के अंदर जा रही होती है, जहाँ उसने अपने बेटे जॉनी को छुपा कर रखा हुआ था। जॉनी इस बिल्डिंग में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करता था, पर अपनी माँ की वजह से उसे यहाँ रहना पड़ता था। जॉनी दिखने में अपनी माँ से ही बूढ़ा हो चुका था और इसी वजह से वो अपनी माँ से भी अच्छे से बात नहीं कर रहा होता है। उधर मॉर्फियस अपनी रेत की पोटली वापस लाने के लिए लंदन जा रहा होता है। तभी लूसियन उसे बोलती है कि तुम अपना एक दूत जिसे इन रेवन कहते हैं अपने साथ लेकर जाओ, लेकिन मॉर्फियस अपने साथ रेवन ले जाने के लिए मना कर देता है। फिर वो समुद्र में बने जादुई रास्ते से लंदन चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब कोरिंथियन वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में आ चुका था। तभी लूसियन वहां आती है और उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी दुनिया में रहकर अपने मालिक की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कोरिंथियन उसे बोलता है कि वो उसका मालिक नहीं है। कोरिंथियन मॉर्फियस के बारे में बहुत बुरा भला बोलता है और वहां से चला जाता है। लूसियन बोलती है कि तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सैंडमैन एपिसोड 3। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें एक जोहाना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक ऐसे कमरे में आती है जहां पे बहुत सारे पैसे बिखरे हुए होते हैं। फिर वो एक दरवाजे को देखती है जिसके पीछे से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। वो उस दरवाजे को खोलने वाली होती है। वहाँ एक छोटी बच्ची आती है जिसका नाम एस्ट्रा होता है और वो उसे रोक लेती है। एस्ट्रा उसे बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और बोलती है कि वो एक हादसा था जिसमें हमारी मॉम की जान चली गई है। जोहाना एक जमीन में पड़े हुए आदमी से मिलती है जिसका नाम लोग होता है। जोहाना को लगता है कि उस आदमी ने शायद मंत्रों का गलत इस्तेमाल किया है। जोहाना उसे बोलती है कि तुम्हारा फैलाया हुआ रायता अब मुझे ही साफ करना होगा। फिर वो उस दरवाजे के पास जाती है जहाँ से तेज रोशनी आ रही होती है और वो उस दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद उस दरवाजे से आती हुई रोशनी उसे अंदर खींच लेती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जोहाना को होश आता है और वो अपने आप को कार में पाती है और हमें ये भी पता चलता है कि ये इसका सपना था। फिर जोहाना लंदन किसी काम से निकल जाती है। तब उसे वहाँ पे एक हैटी नाम की बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत जोहाना से बोलती है किंग ऑफ ड्रीम यानी कि मॉर्फियस यहाँ आ रहा है। जोहाना उस बूढ़ी औरत को बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब बात तुम मुझे डराने के लिए बोल रही हो, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। फिर तभी जोहाना के कान में एक आवाज आती है जहाँ पे मॉर्फियस उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
फिर जोहाना बोलती है, लगता है वो बूढ़ी औरत सही बोल रही है, मेरे सामने द किंग ऑफ ड्रीम्स खड़े हैं। पर वो सैंडमैन को बोलती है कि तुम्हारा जो भी काम है वो मैं अभी नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान को इंतजार कराना मेरी फितरत नहीं है। तो हमें पता चलता है कि जोहाना यहाँ पे एक राजघराने की लड़की की शादी केविन नाम के एक फुटबॉलर के साथ कराने आई होती है। जब जोहाना शादी के मंत्रों को पढ़ रही होती है, तब केविन के मुंह से एक डरावना आदमी बाहर निकल आता है। तभी वहाँ पे मॉर्फियस पहुंच जाता है और उस आदमी का नाम एलिगेट बताता है। जब वह दानव सैंडमैन को लॉर्ड मॉर्फियस बुलाता है, तो जोहाना चौंक जाती है और बोलती है वो सच में द किंग ऑफ ड्रीम्स है। फिर सैंडमैन एग्लेथ से हेलमेट के बारे में पूछता है, पर वो उसे बोलता है कि मैं हेलमेट के बारे में तुम्हें बता तो जरूर दूंगा, पर मुझे इसके बदले राजकुमारी से शादी करनी है। और जब सैंडमैन और उस दानव के बीच में बात चली रही होती है, तब जोहाना उस दानव को नर्क में भेज देती है और जोहाना वहां से चले जाती है। फिर हमें हॉस्पिटल के अंदर जॉनी को दिखाया जाता है। उसके सामने उसकी माँ एथल बैठी होती है और उसे बोलती है कि रूबी के मालिक रूबी को लेने आ रहे हैं। इस पर जॉनी बोलता है कि मुझे कोई खतरा नहीं है, खतरा तुम्हें है, क्योंकि रूबी को तुमने ही चुराया है। तब एथल जॉनी से पूछती है कि मुझे उस रूबी का पता बता दो, जिससे हम उस रूबी के मालिक से अपनी जान बचा सके। पर जॉनी रूबी का पता बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर हम देखते हैं कि जोहाना और सैंडमैन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तब सैंडमैन जोहाना को बोलता है कि मैं तुम्हारे परिवार को अच्छे से जानता हूँ और मुझे मेरी रेत की पोटली चाहिए। मॉर्फियस जोहाना से उसकी पोटली ढूंढने के लिए उसकी मदद मांग रहा होता है। जोहाना उसकी मदद के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन वो उसे बोलती है वो कल से काम शुरू करेगी और अकेले करेगी। तभी सैंडमैन को वहाँ पे एक रेवन बैठा हुआ मिलता है, जो अपना नाम मैथ्यू बताता है और बोलता है कि मालिक, मुझे आपकी दासी ने भेजा है और यहाँ मैं आपके लिए आया हूँ। उधर दूसरी तरफ एथल अपने बेटे जॉन को सारी सच्चाई बता रही होती है कि कैसे उसके पिता ने वो सब चीजें द किंग ऑफ ड्रीम से छीन ली, और वो अपने बेटे को ये भी बताती है कि वो कैसे उसके पिता की रखेल बनी थी और उसे उसके पिता को क्यों छोड़ना पड़ा। पर एथल का बेटा जॉन अभी भी उस रूबी को वापस नहीं करता है। वो अपनी माँ को बोलता है कि इस रूबी की मदद से हम एक नई दुनिया की शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ सच्चाई होगी और कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं मॉर्फियस को, जो जोहाना के सपने में जाता है, जहाँ पे जोहाना अपना वही सपना देख रही होती है जिसमें वो तेज रोशनी वाले जगह पे पहुंच गई थी। तभी वहाँ छोटी लड़की एस्ट्रा आ जाती है और वो रोशनी छोटी लड़की को भी अपने अंदर खींचने की कोशिश करती है और आखिर में तेज रोशनी कामयाब हो जाती है और जोहाना के हाथ में उस लड़की का खाली हाथ बचता है और फिर वो रोशनी गायब हो जाती है। और ये दृश्य देखने के बाद जोहाना को बहुत झटका लगता है और वो अपने सपने से बाहर आ जाती है। तब उसके सामने मॉर्फियस खड़ा होता है। वो मॉर्फियस से पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो मॉर्फियस उसे बताता है कि मैं सपनों का राजा हूँ, जब भी तुम सोओगी मैं तुम्हारा पता लगा लूंगा। जोहाना मॉर्फियस को अपने ऑफिस में लेकर जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी रेत को संभाल कर रखना चाहिए था। इस पर मॉर्फियस उसे बोलता है, एक मैगस नाम के सरफिरे जादूगर ने मुझे कैद कर लिया था और मेरी सारी चीजें मुझसे छीन ली थी। तभी जोहाना उसे बोलती है कि मैगस वो शैतानी जादूगर, मैंने तो ये भी सुना है कि उसने एक शहजान को कैद करके रखा था। तब जोहाना को पता चलता है जिसको मैगस ने कैद किया था वो मॉर्फियस ही था। तब जोहाना मॉर्फियस पे दया दिखाकर बोलती है कि मुझे पता है कि आपकी रेत कहाँ है। फिर हम यहाँ हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे इथल अपने बेटे जॉनी को अपना लॉकेट दे रही होती है और वो उसे बोलती है, इस ताबीज की मदद से मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब ये ताबीज तुम्हारी मदद करेगी बाकी की जिंदगी जीने में। फिर इधर हम जोहाना को देखते हैं, जो मॉर्फियस को बताती है कि उसकी रेत एक रेचल नाम की लड़की के पास है, जिससे वो प्यार करती थी, पर किसी वजह से उनका झगड़ा हो गया और वो दूर हो गए। फिर वो दोनों रेचल के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जोहाना मॉर्फियस को बोलती है कि मैं अकेले अंदर जाऊंगी और मॉर्फियस को बाहर इंतजार करने के लिए बोलती है और वो अकेले अंदर चले जाती है। वहीं पे मॉर्फियस और उसका दूत मैथ्यू बाहर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो मैथ्यू मॉर्फियस को बोलता है कि इंसानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ घंटों पहले मैं इंसान था और मरने के बाद मैं आपका अभी दूत हूँ, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि इस लड़की पे भरोसा मत कीजिए। वही हम अंदर जोहाना को अपनी फ्रेंड रेचल को किस करते हुए देखते हैं। रेचल उसे बोलती है जब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, तब उसने जोहाना के सारे एक्सेस से फोन करके पूछा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। तो सब लोगों ने एक ही जवाब दिया था कि जोहाना स्वार्थी है और तुम उसको छोड़ दो। तभी रेचल धीरे धीरे जोहाना के सामने से रेत बनकर गायब होने लगती है और वहाँ मॉर्फियस भी पहुंच जाता है। तब जोहाना मॉर्फियस से पूछती है कि रेचल कहाँ गई, मुझे लगता है ये सब तुमने किया है, तुमने उसे मेरे पास से गायब कर दिया है। तो मॉर्फियस उसे बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। फिर उसके बाद जोहाना एक दरवाजा खोलती है और उसे अंदर रेचल बेड पर लेटी हुई मिलती है और उसके हाथ में वही पोटली होती है जो मॉर्फियस की थी, और वो बोल रही होती है ये कितना सुंदर सपना था। रेचल बहुत बूढ़ी और मरियल दिख रही होती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसके शरीर में कुछ जान बची ही नहीं है, बस वो जैसे तैसे जिंदा है। तब मॉर्फियस बताता है कि ये सब इस रेत की वजह से हुआ है, ये रेत इंसानों के लिए नहीं बनी है। जोहाना मॉर्फियस से
रिचल को ठीक करने की गुजारिश करती है तो मॉर्फियस जोहाना को नीचे इंतजार करने के लिए कहता है और वो अपनी रेत से रिचल को सुला देता है और बिन दर्द की मौत दे देता है। और ये सब मैथ्यू ऊपर बैठा हुआ देख रहा होता है। उधर एथल अपने बेटे को अभी भी ताबीज देने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है कि इस ताबीज की वजह से वो 116 साल जिंदा रही है। उसका बेटा वो ताबीज ले लेता है और जॉनी को वो ताबीज देते ही इथल बूढ़ी होने लग जाती है और वो इतनी बूढ़ी हो जाती है कि वहीं बेड पर गिर जाती है। फिर वहाँ पे इथल के सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और जॉन पर गोली चलाने लगते हैं, पर इथल के दिए हुए ताबीज की मदद से वो सब जॉन को छू भी नहीं पाते और सब भाप बनकर उड़ जाते हैं। फिर हम जोहाना और मॉर्फियस को देखते हैं जहाँ पे मॉर्फियस जोहाना से बोलता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त को बिना किसी तकलीफ के मौत दे दी है। तब जोहाना उससे बोलती है कि वो मेरी अच्छी दोस्त थी और वो मॉर्फियस को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और वहाँ से चले जाती है। तब मॉर्फियस जोहाना को पीछे से आवाज लगाता है और बोलता है कि अब से तुम्हें डरावने सपने परेशान नहीं करेंगे। फिर मॉर्फियस मैथ्यू से कहता है कि अब तुम्हें सपनों की दुनिया में वापस चले जाना चाहिए क्योंकि अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वह जगह बहुत ही खतरनाक है। पर मैथ्यू किसी भी हालत में वापस जाने के लिए तैयार नहीं होता है और आखिरकार मैथ्यू मॉर्फियस को कन्विंस कर ही लेता है खुद को उसके साथ ले जाने के लिए। फिर मॉर्फियस अपने पोटली से थोड़ी सी रेत निकालता है और एक रेत का तूफान बनकर नर्क की तरफ उड़ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में मॉर्फियस मैथ्यू के साथ नर्क में जाता है पर ये लोग बिना परमिशन लिए नर्क के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए मॉर्फियस नर्क के अंदर जाने से पहले संकेत देता है। तभी वहाँ पे नर्क की रखवाली करने वाला दूत आता है और मॉर्फियस को उसका नाम बताने के लिए बोलता है। मॉर्फियस बताता है कि वो सपनों की दुनिया का राजा है। पहले तो रक्षक मॉर्फियस की बातों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन नर्क का नियम था, नर्क में हर एक इंसान को मेहमान माना जाता है और उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है। इसलिए नर्क का रक्षक दरवाजा खोल देता है और मॉर्फियस नर्क के अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ रोजमेरी नाम की महिला के साथ जॉनी का एक्सीडेंट हो जाता है। रोजमेरी जॉनी की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो जॉनी को उसके घर तक लिफ्ट देती है। जॉनी रोजमेरी के साथ अजीब तरीके का बिहेव कर रहा होता है। वो रोजमेरी से कहता है कि कुछ देर पहले उसकी माँ की मौत हो गई है, लेकिन उसकी माँ अच्छी इंसान नहीं थी, वो एक चोर थी और वो बचपन से उससे झूठ कहती आ रही है। धीरे धीरे रोजमेरी भी अपनी लाइफ के बारे में जॉनी को बताने लगती है। इस बीच रोजमेरी को पता चलता है जॉनी अब तक मेंटल हॉस्पिटल की बिल्डिंग में बंद था क्योंकि उसने अपनी माँ की रूबी चुराने के बाद काफी लोगों के मर्डर किए थे। उसके इस बारे में पूछने से जॉनी बताता है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसने ये सब अपने डिफेंस में किया है। ये जानने के बाद रोजमेरी डरने लगती है। इधर रक्षक दूत मॉर्फियस को नर्क की रानी के पास ले जा रहा था जिनका नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार था। इस बीच नर्क की एक कैदी मॉर्फियस को काइचू नाम से पुकारने लगती है और वो मॉर्फियस से माफी मांगती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है और मॉर्फियस कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन अब तक वो उसे माफ नहीं कर पाया है। फिर उस लड़की के बारे में मैथ्यू मॉर्फियस से पूछता है। तब हमें पता चलता है कि आज से 10,000 साल पहले मॉर्फियस और वो लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन नाडा स्वार्थी इंसान बन गई थी जिसके कारण उन दोनों का रिश्ता टूट गया। कुछ देर बाद मॉर्फियस लूसीफर मॉर्निंग स्टार से मिलता है और वो उसे बताता है कि नर्क के एक दानव ने उसका हेलमेट चुराया है। लूसीफर मॉर्फियस से पूछती है कि किसने उसका हेलमेट चुराया है। मॉर्फियस को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो लूसीफर नर्क के सारे दानव को अपने सामने खड़ा कर देती है और मॉर्फियस अपने रेत की मदद से चोर का पता लगा लेता है। इस दानव का नाम था कॉरनजोन। वो बताता है उसने ईथल नाम की महिला से वो हेलमेट खरीदा था और अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। जो भी इस लड़ाई में जीतेगा उसे हेलमेट दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त भी रखी गई थी कि अगर मॉर्फियस इस लड़ाई में हार गया तो उसे कॉरनजोन का गुलाम बन करके रहना पड़ेगा। पर नर्क के नियम के हिसाब से मॉर्फियस के साथ मॉर्निंग स्टार को लड़ना होगा। मॉर्फियस की लड़ाई दानव के साथ नहीं होगी और मॉर्फियस मॉर्निंग स्टार से लड़ने के लिए तैयार थे। उधर दूसरी तरफ रोजमेरी गाड़ी रोकती है पास के एक पेट्रोल पंप में और वो कुछ स्नैक्स लेने के लिए जाती है और जॉनी भी उसके साथ साथ ही चले जाता है और रोजमेरी चुपके से शॉपकीपर को 911 इमरजेंसी नंबर में कॉल करने के लिए कहती है और शॉपकीपर पुलिस को बुला लेता है। फिर उसके बाद जॉनी रोजमेरी को बाहर चलने के लिए जबरदस्ती करने लगता है। इधर मॉर्फियस मैथ्यू को सपनों की दुनिया में वापस लौट जाने के लिए कहता है क्योंकि पिछले बार की तरह इस बार भी लूसियन मॉर्फियस का इंतजार करते रहेगी और मॉर्फियस ऐसा नहीं चाहता है। मैथ्यू मॉर्फियस को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था और अब मॉर्निंग स्टार और मॉर्फियस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों अपनी जादुई शक्ति से दुनिया की हर चीज का तिलस्मी तरीके से इस्तेमाल करके लड़ाई कर रहे थे। एक एक करके इन दोनों के ऐसे नाम लेने थे जो एक दूसरे पर हावी पड़े। सबसे पहली चाल लूसीफर की थी। वो अपनी पहली चाल में
में खुद को एक भेड़िया बताती है। वही मॉर्फियस अपने आप को शिकारी बनाकर लूसीफर पर हमला करता है। लूसीफर की अगली चाल पर वो खुद को एक जहरीली नागिन बताती है। वही मॉर्फियस जहरीली नागिन का सामना करने के लिए ईगल बन जाता है और ऐसे ही इनकी फाइट जारी रहती है। लेकिन एंड में लूसीफर मौत बन जाती है और मॉर्फियस धीरे धीरे मरने लगता है। वहाँ खड़े सभी दानव खुश हो रहे थे क्योंकि मॉर्फियस मरने वाला था, लेकिन अपनी दुनिया बचाने के लिए मॉर्फियस मौत का सामना अपनी उम्मीद से करता है। उसके बाद मॉर्फियस पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसके शरीर में एक भी तरह की चोट नहीं होती है और लूसीफर ये लड़ाई हार चुकी होती है। लूसीफर दानव को उसका हेलमेट वापस लौटाने के लिए कहती है। मॉर्फियस लूसीफर को शुक्रिया कहता है और लूसीफर मॉर्फियस से कहती है कि तुम्हें तुम्हारा हेलमेट मिल गया है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बचकर जाने नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हारी पूरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। तो मॉर्फियस कहता है कि मैं सपनों का राजा हूँ और मैं अपनी शक्तियों से नर्क के सभी लोगों को तबाह कर सकता हूँ, जिसके बाद पूरा नर्क तबाह हो जाएगा। और ये कहकर मॉर्फियस नर्क से बाहर चले जाता है। मॉर्फियस मैथ्यू को बताता है इस लड़ाई की वजह से एक दिन लूसीफर मेरे से बदला लेगी। फिर वो अपना हेलमेट पहन लेता है। हेलमेट पहनने के बाद मॉर्फियस को अपनी रूबी दिख रही थी और वो अपनी रूबी वापस पाने के लिए रेत की मदद से न्यूयॉर्क शहर पहुंच जाता है। वहाँ पे इथल के पुराने घर में उसे अपनी रूबी तो वापस मिल जाती है, लेकिन उसको रूबी में काफी बदलाव दिखता है, जिसकी वजह से रूबी को छूने के बाद मॉर्फियस को झटका लगने लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ठीक तभी रोजमेरी और जॉनी वहाँ पर पहुंचते हैं। जॉनी रूबी को पहन के वहाँ से बाहर आ जाता है। वहीं डर के मारे रोजमेरी जॉनी को लिफ्ट ऑफर करती है। जॉनी हैरान था क्योंकि उसे पता था कि रोजमेरी उससे डरी हुई है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करना चाहती है। रोजमेरी जॉनी से कहती है कि वो यहाँ से बचकर जाना चाहती है, इसलिए वो ये सब कर रही है। रोजमेरी की बातों से हमें पता चल रहा था कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए जॉनी उसे रक्षा कवच गिफ्ट करता है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड के शुरुआत में मॉर्फियस जॉनी के घर पड़ा था और मैथ्यू उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जॉनी एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे रेस्टोरेंट की वेट्रेस जिसका नाम होता है बेथ और जॉनी से बहुत प्यार से बात करती है। जॉनी बेटी से कहता है आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसे उसकी सबसे प्यारी चीज रूबी वापस मिल गई है और इसकी मदद से वो पूरी दुनिया को बदल देगा, जहाँ पे खाली सच होगा, सच से सिवा कुछ नहीं। बेटी को जॉनी की बातें अच्छी लग रही थी। वो उससे काफी देर तक बातें करती है, फिर अपना काम करने चले जाती है। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट में शेफ और बेट की दोस्त आती है, जहाँ में पता चलता है कि बेटी शेफ को काफी सालों से पसंद करती है पर मांस उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। वहीं पे बेटी की दोस्त का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था। वो उसे बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम डॉना होता है वो अचानक से कहीं गायब हो गई है। वहीं पे एक लड़का आता है जिसकी आज वैनगार्ड के साथ इंटरव्यू थी। बेटी अपने प्यारे स्वभाव से उसका मन जीत लेती है और उसे अपने इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट फील कराती है। जॉनी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि बेटी सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती है। फिर वहाँ रेस्टोरेंट के सबसे चहेते कपल आते हैं जिनका नाम होता है कैटी और गैरी। आज इन दोनों की एनिवर्सरी होती है और इन लोग सैलेड ऑर्डर देकर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। गैरी बर्गर खाना चाहता था पर कैटी के डर से वो सलाद ही ऑर्डर करता है। इसके अलावा शुरू से लेकर अब तक जॉनी सब पर नजर रख रहा था। बेटी उन दोनों के ऑर्डर्स लेती है और उन दोनों को एनिवर्सरी की बधाई देती है। इस बीच हमें पता चलता है कि बेटी एक राइटर है, लेकिन घर चलाने के लिए वो वेट्रेस का काम करती है। कुछ देर बाद जॉनी बैट से पूछता है कि वो ऐसी क्यों है, वो सबके साथ ऐसे बात क्यों करती है। जॉनी धीरे धीरे रवि को मैनिपुलेट करने लगता है, जिसकी वजह से दुनिया उसके हिसाब से बदलने लगती है। वो जैसी दुनिया चाहता था अब वैसी दुनिया बन चुकी है। उस रूबी की वजह से बेटी जॉनी को कहती है कि वो सभी को खुश रखना चाहती है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। और फिर वो मार्ट को कैटी और गैरी से मिलवाती है। गैरी वैनगार्ड के हाईएस्ट ऑफिसर थे और आज ये दोनों अपने ऑफिस में इंटरव्यू लेने वाले थे और वही ऑफिस में ये बंदा भी इंटरव्यू देने वाला था। इस बीच रूबी की वजह से कैटी और गैरी का झगड़ा हो जाता है और गैरी को जेलस महसूस कराने के लिए कैटी मार्क का इंटरव्यू लेने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जूडी कहने लगती है डॉना के गायब होने के बाद वो काफी खुश है और वो चाहती है कि डॉना उसकी जिंदगी में कभी वापस ना आए। वहीं बैठे गुस्से से मार्क से बात करने के लिए जाती है। मार्श बताता है कि वो बेटी को पसंद नहीं करता है। बेटी उसे अपने घर पर आने के लिए ऑफर करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। मार्स बताता है कि अब तक जितने बार भी वो बेटी के घर गया था वो बेटी के बेटे के साथ ही इंटीमेट हुआ है और वो उसी को पसंद करता है। रूबी की वजह से मार्स ने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। इस बारे में जानने के बाद बेटी काफी गुस्सा हो जाती है और वो चीजें तोड़कर खुद को बाथरूम में लॉक करके रोने लगती है। उधर दोनों कपल के बीच
बीच झगड़ा काफी बढ़ चुका था। इसीलिए गैरी शेफ मार्क से मिलने के लिए जाता है और कैटी मार्क को अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगती है और वो उसे बताती है कि गैरी के साथ वो खुश नहीं है, ना तो गैरी उससे प्यार करता है क्योंकि उसका दूसरी लड़की के साथ संबंध है। वहीं दूसरी तरफ गैरी मार्क से कहता है कि कैटी उसके साथ खुश नहीं है और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और इसी कारण मार्क्स के अंदर भी गैरी के लिए फीलिंग जागने लग गई थी और वो वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद गैरी कैटी और मार्क को एक साथ देख लेता है और वो मार्क को मारने लगता है। मार्क खुद को बचाने के लिए गैरी पर नाइफ से हमला कर देता है और गैरी वहीं पे मर जाता है। गैरी की मौत के बाद कैटी रोने लगती है, लेकिन बेटे को पता चल चुका था कि इन सब के पीछे जॉनी का हाथ है, क्योंकि अब तक जो भी रेस्टोरेंट में हो रहा है कोई ऐसा करना नहीं चाहता है। बेटे जॉनी से इस बारे में पूछती है। जॉनी बताता है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया है। वहीं न्यूज में दिखाया जा रहा था कि शहर में कई सारे एक्सीडेंट, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे क्राइम और एक्सीडेंट की घटना शहर में बढ़ती जा रही है। जॉनी सभी को बताता है कि उनका असल चेहरा यही है। झूठ के दुनिया में सभी खुद को अच्छा साबित करना चाहते हैं, लेकिन असल दुनिया में सभी एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं। रेस्टोरेंट के सभी लोग कहने लगते हैं कि वो ऐसे नहीं थे और ना ही ऐसा बनना चाहते थे। गैरी की मौत की वजह से कैटी और मार्क को बहुत गिल्ट हो रहा था, इसलिए वो दोनों खुद को जान से मार लेते हैं। वहीं अपने दोस्त के साथ इंटीमेट होने के लिए बेटी और जूडी अपने आप को बहुत तड़पाने लगते हैं और फिर मार्क्स बेटी के बेटे के साथ इंटीमेट होने की वजह से अपना हाथ काट कर अपनी जान दे देता है और अब सिर्फ बेटी बची हुई थी, लेकिन उसका हाथ बुरी तरीके से जल चुका था। पर बेटी को मैनिपुलेट करने के लिए जॉनी उसके दर्द के बारे में बार बार कहने लगता है, जिसके बाद बेटी अपनी आंखों में स्टिक घुसाकर खुद को मार लेती है। तभी रेस्टोरेंट में मॉर्फिस चला आता है। मॉर्फिस जॉनी को कहता है उसकी रूबी उसे वापस दे दे, क्योंकि जॉनी उस रूबी का गलत इस्तेमाल कर रहा था और ये रूबी इंसानों के लिए नहीं बनी है। जॉनी बताता है कि उसने इस रूबी का सही तरीके से इस्तेमाल किया है, पर ऐसा नहीं होता है। मॉर्फिस बताता है इस रूबी की वजह से लोगों से उनका सपना छीन लिया गया है। सपने छीनने की वजह से लोग जीना भूल कर मरना चाहते हैं। यहाँ पे जितने लोग भी मरे हैं वो अपनी जिंदगी में अपने हजारों सपने पूरा करना चाहते थे और उन सपनों को देख देख के ही तो वो जी रहे थे। अब वो सपने ही नहीं रहेंगे तो उनके जीतने का मतलब भी क्या है, इसलिए उन्होंने खुद को मार लिया है। जॉनी मॉर्फियस की बात मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मॉर्फियस जॉनी को सपनों की दुनिया में ले जाता है। जॉनी भयानक सपने देखने लगता है जिसमें उसकी माँ उसको मारने की कोशिश करती रहती है, लेकिन जैसे तैसे जॉनी खुद को समझा लेता है कि वो सपनों की दुनिया में है। लेकिन मॉर्फियस जॉनी से लड़ने के लिए तैयार था, पर किसी तरह से जॉनी मॉर्फियस को रूबी के अंदर कैद करने लगता है, जिससे रूबी में और ज्यादा शक्ति आ जाए। मॉर्फियस रूबी में कैद हो जाता है, लेकिन रूबी में ज्यादा शक्ति होने की वजह से रूबी टूट जाती है। रूबी के टूटने के बाद उसका जादू टूट जाता है, जिसकी वजह से मॉर्फियस सपनों की दुनिया में वापस आ जाता है। जॉनी के पास अब कोई शक्ति नहीं थी। जॉनी मॉर्फियस की कैद में था। मॉर्फियस बताता है इस रूबी की वजह से जॉनी अब तक मैनिपुलेट हो रहा था और इसीलिए वो अब तक ऐसे काम कर रहा था। मॉर्फियस जॉनी की गलतियों को माफ करके उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। एपिसोड के एंड में मॉर्फियस को उसके सारे यंत्र वापस मिल चुके थे, जिनकी मदद से वो अपनी दुनिया की फिर से शुरुआत करना चाहता था। फिर मैथ्यू के साथ वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है। फिर मॉर्फियस के जाने के बाद उसका भाई उससे कहने लगता है हम जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस, आई होप आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।